रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट EST FGI के जो टेस्ट आ रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, आप लोग मुझे बता रहे थे कि 12 तारीख को टेस्ट है, तो उसके लिए ये वीडियो इसलिए मैंने एक दिन जो है गैप लिया है और ग्रामर के लिए आप लोगों की के लिए वीडियो मैं लाई हूँ। इंशाल्लाह आई होप सो कि इसमें आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ये मेरे पास नोट्स हैं पुराने जो मैंने बनाए थे स्पेशली ईटा के स्टूडेंट्स के लिए, और ये मेरे चैनल पर प्रेजेंट है पूरी प्लेलिस्ट। आप वहाँ पर एक एक मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक टॉपिक को, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर उन सब को मैं जस्ट थारोली एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक तरह से रिवाइज कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेंगे तो ग्रामर का पोर्शन आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको रिवीजन के बाद प्रैक्टिस चाहिए, आपने चेक करना है कि आपके ग्रामर आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर प्लेलिस्ट उसी सेम प्लेलिस्ट में जाएं जहाँ ईटा की मैंने वीडियोस ग्रामर के लिए अपलोड की हैं। उसमें बहुत सारे MCQs भी हैं। अच्छा, आपको वहाँ पर अच्छी बात क्या मिलेगी कि हर टॉपिक के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टेंसेस हैं तो टेंसेस के रिलेटेड 100 MCQs हैं। ग्रामर के यानी कि अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड्स, इन सब के रिलेटेड मेटाफोर्स वगैरह और पंक्चुएशन मार्क्स, हर टॉपिक के रिलेटेड आपको अलग अलग MCQs मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, और अगर कोई भी आपकी सजेशन हो तो वो भी मुझे बताएं। मैथ्स की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आपको और वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर और देर किए। अच्छा, सबसे पहला जो है वो है अल्फ़ाबेट। ग्रामर में सबसे पहला अल्फ़ाबेट जो है, इसको हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। अल्फ़ा जो है इसका मतलब होता है साउंडेड, एंड बेट का मतलब है लेटर, यानी साउंडेड लेटर, जिन लेटर को हम साउंड कर सकते हैं। 26 लेटर विद प्रॉपर ऑर्डर, यानी फिक्स ऑर्डर में जो होते हैं ABCD, इस तरह से उर्दू में अलिफ बा पाता, और इस तरह से मैथ्स में। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एक फिक्स्ड यानी कि सबको उसका आइडिया हो, एक फिक्स्ड जो ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं लेटर्स, उनको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है लेटर कहते हैं ABCNJ। ये अल्फ़ाबेट जो है इन्हीं को लेटर कहते हैं, और 26 लेटर मिलकर यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो वर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ लिमिटेड लेटर। ये ग्रामर जो है ये एक वर्ड है। अब इसमें लिमिटेड लेटर्स जो हैं इससे बना है, यानी G एक और लेटर है, R एक लेटर है, A एक लेटर है। इस तरह से ये एक लिमिटेड लेटर मिले हुए हैं। देखिए 26 लेटर यहाँ नहीं मिले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। तो वर्ड कहते हैं, ये वर्ड खुद भी एक यानी कि वर्ड है और डिफरेंट लेटर से बना है, तो वर्ड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रेज़। फ्रेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे। फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब विद नो पार्टिकुलर मीनिंग। तो फ्रेज कहते हैं एक छोटा सा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, यानी कि 2-3 वर्ड्स हों। जिस तरह से हम कहें सिट डाउन, कम बैक, इस तरह से ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी 2 वर्ड आ रहे हैं या 3 वर्ड आ रहे हैं। मे नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब, ना उनमें सब्जेक्ट है ना उसमें वर्ब है, विद नो पार्टिकुलर मीनिंग, ना उसका कोई ख़ास मीनिंग होता है, यानी वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, किसी स्पेसिफिक मीनिंग के साथ नहीं होता। यहाँ पर आगे आपको एग्जाम्पल मिलेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। या इस तरह से अगर आप एक सेंटेंस देखते हैं, ही वॉक्स। अब ये जो है ये फ्रेज़ है, क्योंकि यहाँ पर अब पूरा सेंस नहीं बन रहा कि ही वॉक्स टूवर्ड विच साइड, या वो किस लिए वॉक कर रहा है, बस है 2 वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है, तो इसको कहते हैं फ्रेज़, जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ना वो उसका एग्जैक्ट उसके जो है पॉइंट बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो है क्लाज। क्लाज है ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नो पंक्चुएशन मार्क, नो कैपिटलाइजेशन। अब इन दोनों में आपको समझना है। क्लाज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है ये भी, यानी 2 से ज़्यादा वर्ड से बना है, 1 या 2 भी हो सकते हैं। बट इसकी मेन बात क्या है ऊपर वाले से, कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, बट इसमें पंक्चुएशन मार्क और कैपिटलाइजेशन नहीं होती। पंक्चुएशन मार्क यानी कि डॉट, कॉमा, इस तरह से कोई मार्क नहीं होता, ना कैपिटलाइजेशन होती है, ना कैपिटल लेटर में कुछ लिखा होता है। जिस तरह की ये सेंटेंस है अली इज सिक। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि क्यों इसमें हमें पता चल रहा है कि एक सेंस बना रहा है।
सब्जेक्ट और वर्ब की प्रेजेंस की वजह से ये एक सेंस बना रहा है। हालांकि ना इसमें पंक्चुएशन मार्क है, हमें नहीं पता कि ये सेंटेंस आगे कंटिन्यू है या नहीं, ना इसमें कोई कैपिटलाइजेशन है, बट क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है तो ये एक सेंसिबल सेंटेंस है, एक सेंस बना रहा है। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ कंप्लीट सेंटेंस हैविंग पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। इसमें अब आप कह सकते हैं कि क्लास की जो डिवेलप फॉर्म है वो है, यानी कि मोर ऑथेंटिक, मोर जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है उसको कहते हैं सेंटेंस। क्लास में हम पंक्चुएशन मार्क डालें, कैपिटलाइजेशन डालें तो वो सेंटेंस बन जाता है। अली इज सिक, देखिए सेम सेंटेंस है, बट यहाँ पर जो है डॉट लग गया है तो हम एक सेंटेंस का सेंस समझ आ गया कि ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है, यानी कि अली बीमार है, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस बन रहा है, तो यहाँ पर ये एंड हो गया। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है? तो लैंग्वेज में है सिस्टमेटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। देखें, सिस्टमेटिक मीनिंगफुल, हर लैंग्वेज जो है एक प्रॉपर उसमें सिस्टम के थ्रू बनी होती है, यानी उसके स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो नेशनली इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज होती है, यानी सेम लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं, नेटिव जो हैं, वो उस लैंग्वेज को समझते हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स उनको सीखना, क्योंकि वो सिस्टमेटिक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है आप सिम्बल्स, यानी डिफरेंट सिम्बल्स की, दैट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, जो कि एक स्पेशल कॉग्निटिव एबिलिटी को शो करते हैं। यानी आपने कोई लैंग्वेज बोलनी हो तो वो आपकी किसी कॉग्निटिव एबिलिटी को, यानी आपने कोई भी बात करनी हो, किसी को अपनी तरफ बुलाना हो, किसी को कहना हो कि ये खा लें, ये पी लें, तो आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ सिम्बल्स आप यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रॉपर एक अरेंजमेंट के हैं। आप खुद से कुछ भी नहीं बोल देते हैं, आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो प्रॉपरली अरेंज हैं, जिसका कोई सेंस बन रहा है और वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट कहते हैं एवरीथिंग दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी चीज़ जो एक सेंटेंस को एक मीनिंग दे रहा हो, यानी एक कंप्लीट सेंस बना रहा हो, उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट। एवरीथिंग दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अली इज़ अ टीचर, आ रही है समझ? तो ये टीचर जो है ये यहाँ पर कम्प्लीमेंट है। अली इज़ अ डैश, अली क्या है, देखिए पूरा सेंटेंस है बाकी, लेकिन टीचर के एब्सेंस में उसके बारे में बात जो नहीं की, तो कम्प्लीमेंट यहाँ पर टीचर इसलिए है कि टीचर की एब्सेंस में कुछ पता नहीं चल रहा कि व्हाट अली इज़ डूइंग, व्हाट दिस सेंटेंस अबाउट अली इज़, कि क्या इस सेंटेंस में हम अली के बारे में कह रहे हैं। तो जैसे हमने कम्प्लीमेंट लगा दिया अली इज़ अ टीचर, तो इससे सेंटेंस जो है पूरा हो गया है। या आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ही इज़ वॉकिंग, तो ही इज़ डैश, यहाँ पर कोई पता नहीं चला, लेकिन कम्प्लीमेंट यानी वॉकिंग, वो कोई काम कर रहा है, उसका कोई काम है या उसका कोई पेशा है, तो इस तरह से आप उसको कॉम्प्लीमेंट डालकर उसके सेंस को पूरा बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट द वन विच डू डिफरेंट थिंग्स, आ रही है समझ? द वन विच डू, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डूअर ऑफ वर्क, काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, और जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, यानी वो चीज़, आप इसको याद रखें जहन में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये आपको खुद याद रह जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ है जिस पर काम हो रहा हो, और सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग विद अ पेन, ये एक सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग विद अ पेन। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही। एंड किस पर काम हो रहा है? पेन पर काम हो रहा है, वो पेन से राइटिंग कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पेन है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। ये वो टर्मिनोलॉजी हैं जो ग्रामर में आप यूज़ करते हैं डिफरेंट, अगर इसके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आप इजीली कर सकेंगे। प्रेडिकेट का क्या है? एवरीथिंग इन अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में एवरीथिंग इन अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट के अलावा जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का पार्ट होता है दैट इज़ प्रेडिकेट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सब्जेक्ट। इसमें जाने से पहले हम कुछ टेंसेस वगैरह को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करते हैं ताकि आपकी उसमें भी रिवीजन हो जाए।
तो यहाँ पर पहले इसी को देख लेते हैं, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने आपको जस्ट शॉर्टली जो है इसका कंसेप्ट दिया है ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें टाइप ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहला है सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल जो सब्जेक्ट है इसमें आप कैसे देखेंगे, मेन सब्जेक्ट विच गवर्न वर्ब, यानी जो वर्ब है उसको जो गवर्न करता है, उसको जो चलाता है मेन सब्जेक्ट, उसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। द बॉय गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट है जो किसको करवा रहा है, इसको काम करवा रहा है। गोज जो है ये क्या है, वर्ब है, यानी वो जा रहा है, जाता है, तो उसको जो यानी कंट्रोल कर रहा है इसको कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट। ऑल वर्ड्स कम बिफोर सब्जेक्ट। वो तमाम वर्ड्स जो सब्जेक्ट से पहले आए उसको कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। सम ऑफ द क्रेजी बॉयज़ फ्रॉम कराची डिड दिस। देखिए ये पूरा एक है, सम ऑफ द क्रेजी बॉयज़ फ्रॉम कराची डिड दिस, कि कराची से कुछ क्रेजी बॉयज़ ने ये काम किया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सारे जो क्या हैं, ये वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं, यानी जितने भी वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। टू और मोर सिंपल। अच्छा, कंपाउंड सब्जेक्ट में सिंपल एंड कंप्लीट ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर जो सेंटेंस बनाते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे कि कंप्लीट सब्जेक्ट कंबाइंड बाय कंजंक्शन। याद रखें हमेशा सेंटेंस कंजंक्शन उसको जोड़ता है। यहाँ पर एक सेंटेंस है लैला एंड उस्मान आर माई स्टूडेंट। तो लैला एंड उस्मान ये है, लैला और उस्मान आर माई स्टूडेंट। आर माई स्टूडेंट ये है प्रेडिकेट, पार्ट है दूसरा। कंपाउंड सेंटेंस है ये पूरा, लैला और उस्मान, इसको जॉइंट जो सब्जेक्ट है इनको किया किसने है, एंड ने इसको किया है, यानी कि जो कंजंक्शन है। तो इस तरह से ये दो सेंटेंसेस हैं, एक है कंप्लीट सब्जेक्ट का, दूसरा है सिंपल सब्जेक्ट का। इनको कंबाइन ये हुए हैं और इसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। आई होप ये सब्जेक्ट की टाइप्स जो है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगेन ग्रामर के रिलेटेड, और यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स हैं इम्पॉर्टेंट। इनमें मिक्सअप आएंगे, कुछ पोइट्री के रिलेटेड भी आएंगे, कुछ ग्रामर के रिलेटेड भी होंगे, बट इम्पॉर्टेंट है ग्रामेटिकली, तो आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में वीडियोज़ इसकी देख सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई बात डिक्लेयर करना चाह रहे हो या कोई भी वजाहत देना चाह रहे हो, किसी सिंपल सी बात को हम बयान करना चाह रहे हो, तो उस सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। कोई भी बात हमने की, ख़त्म कर लिया उस बात को, यानी कि एक स्टेटमेंट दे दी, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन सेंटेंस हो, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, व्हेन समथिंग इज़ बीइंग आस्क्ड देन वी यूज्ड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ लगाते हैं, जब हम कोई भी सडन फीलिंग या इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम शो करवा रहे हों, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये इंटरजंक्शन के एंड में लगता है। जब किसी को हम ब्रावो कह रहे हों या कोई भी सडन फीलिंग इमोशंस को हम शो कर रहे हैं, हम सैडनेस को शो कर रहे हों, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं उस बात को यानी डिस्क्राइब करने के बाद। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन को ऐसे डिनोट किया जाता है और इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा वर्ड को, यानी एक तरह का वर्ड हो, जैसे स्पोर्ट मैन, स्पोर्ट लिख के SPORT हाइफन लगा के और मैन, इस तरह से, यानी एक ही वर्ड को, दो वर्ड हों सॉरी, लेकिन उसका मीनिंग एक मिलकर ही मीनिंग वो दे रहे हो, तो इस तरह से हम उसमें ये लगाते हैं। नेक्स्ट है फेबल, अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स फॉक्स एंड क्रो, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं पोइट्री वगैरह में या
ग्रामर में या हमारी बुक्स में जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं किसी एनिमल करेक्टर्स को लेके, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं थर्स्टी क्रो, फॉक्स एंड क्रो या ग्रेप्स आर सोर, इस तरह के जो, क्योंकि एक एनिमल करेक्टर को लेके वो स्टोरी सारी डिफाइन करके हमें दी होती है, एक्सप्लेन करके, तो उसको हम कहते हैं फेबल। नेक्स्ट है नैरेटिव पैराग्राफ, रीटेल्स एन इवेंट विद बिगिनिंग मिडल एंड। अच्छा, नैरेटिव पैराग्राफ जो है ये नैरेटिव यानी नरेशन के फॉर्म में है, कोई नरेट कर रहा होता है। एक पैराग्राफ एक इवेंट को स्टेप बाय स्टेप बता रहा होता है। सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम इस तरह से शुरू होता है, उसकी बिगिनिंग होती है, उसका मिडल होता है और उसके बाद उसको एंड पर सम अप करके उसकी समरी करके उसको ख़त्म किया जाता है, तो इसको कहते हैं नैरेटिव पैराग्राफ। नेक्स्ट है डायग्राफ। ये 3 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुए हैं ईटा के, उसमें भी ये आ चुका है, और FGI के जो टेस्ट हैं लास्ट टाइम जो है उनमें भी इस तरह के आ चुके हैं। वहाँ पर वर्ड्स देते हैं और उनमें ऑप्शंस होते हैं, ये तीनों या चारों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम लगते हैं, तो वो वहाँ पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सा है। ओके, देखते हैं इसको। डायग्राफ कहते हैं डायम इनटू, एंड ग्राफ जो है यहाँ पर ये इसको बता रहे हैं अ सिंगल साउंड रिप्रेजेंटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर। एक सिंगल साउंड हो और 2 लेटर से उसको डिफाइन किया हो, यानी इनफ इस तरह का जो वर्ड हो, तो उसको हम कहते हैं एक सिंपल साउंड। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कफ, यानी कि एक वर्ड है COUGH। यहाँ देखिए कफ को हमने F पढ़ा है, COU को एक साथ और उसके बाद F पढ़ा है डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं डायग्राफ। जब 2 वर्ड जो हैं वो एक ही साउंड दे रहे हों, यानी ये F का साउंड दे रहा है, तो ये डायग्राफ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इनफ वर्ड है, जैसे कोई भी इस तरह का वर्ड जो 2 वर्ड मिलकर कोई एक ही साउंड दे रहे हो, तो उसको कहते हैं डायग्राफ। नेक्स्ट है ट्राईग्राफ। अब यहाँ पर ट्राई मीन 3 वर्ड्स मिलकर कोई एक साउंड कर रहे हो, अ सिंगल साउंड रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स, तो उसको कहते हैं ट्राईग्राफ। यहाँ पर आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। यहाँ पर नॉलेज की आई गेस ले सकते हैं, KNOWLEDGE, नॉलेज, तो आप जी की क्योंकि हम साउंड करें और DGE है। इस तरह से कोई और भी स्ट्रेंथ का पता नहीं आई गेस हो रहा है या नहीं, अभी कोई वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि 3 वर्ड मिलकर कोई एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ट्राईग्राफ। नेक्स्ट है होमोफोन्स। ये भी आया था अभी जो ईटा के टेस्ट से, उनमें ये 2-3 बार आया था। होमोफोन्स, वर्ड दैट साउंड सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। अच्छा, डिफरेंट वर्ड्स हों जो कि साउंड तो सेम कर रहे हों, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग चेंज हो। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डेयर एंड डेयर। एक डेयर है जिसको हम कहते हैं प्यारे को, यानी डेयर हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी के लिए। दूसरा है डेयर, 2 यहाँ पर वर्ड है, एक है DEER, दूसरा है DEAR, तो दे आर साउंडिंग सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। तो ये वाला डेयर जो है ये रीच के लिए यूज़ होता है, और ये वाला डेयर जो है ये प्यारे के लिए यूज़ होता है, तो इनको हम कह सकते हैं होमोफोन्स हैं विद सेम मीनिंग, सेम साउंड बट विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है होमोनिम। होमोनिम कहते हैं साउंड सेम, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। ये साउंड भी सेम करते हैं, इनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, बट इनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। बिसाइड एंड बिसाइड्स, आप इसको दोनों को ले सकते हैं। एक होता है की तरफ यानी साथ साथ, एक होता है बिसाइड इसके अलावा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं जो स्पेलिंग और साउंड तो उनका सेम हो बट दोनों की मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। नेक्स्ट है वोवल्स। वोवल्स आप जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट यानी कि ग्रामेटिकल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। AEIOU, सिर्फ ये हैं वोवल। इस तरह के जो साउंड करते हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, यानी इनके साथ आर्टिकल जो है वो AN लगता है हमेशा। फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, ये तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि एलिफेंट एक वर्ड है, तो क्योंकि एग एलिफेंट ये A से आ रहा है, वॉवल्स में आ रहा है, तो इनके साथ A नहीं आएगा आर्टिकल। एन एलिफेंट, एन एग, इस तरह के।
या एन अम्ब्रेला, यू क्यू के आ रहा है, फिर आई से एन इंक, ओ से अगर कुछ आ रहा है, तो इस तरह से वॉवल्स जो हैं वो ऐसे साउंड करते हैं और उनकी ये स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स, ऑल द अल्फ़ाबेट्स अदर देन वॉवल्स। इन पांचों को माइनस करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26 से ये सारे माइनस करें तो 21 आ रहे हैं। हाँ 21, ये कैलकुलेशन भी मुझसे भूल गई है। तो 21 जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है sequence markers, very important again. Word that organize our writing such as first, next, then, after that, finally. Use it in given instruction, describe process or tell story. सीक्वेंस मार्कर्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारी राइटिंग पैटर्न को, यानी हम कुछ राइट कर रहे हैं, कोई स्टोरी या ऐसे वगैरह, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। सीक्वेंस मार्कर के बगैर ये पता नहीं चलेगा कि ये स्टोरी किस तरफ जा रही है, ये बैकवर्ड जा रही है, ये फॉरवर्ड जा रही है, क्या इसमें हो रहा है। तो प्रॉपर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के लिए, डिस्क्राइब प्रोसेसेस के लिए और टेल स्टोरी, इन तीनों प्रोसेस में यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये वर्ड है, इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर। फॉर एग्जांपल हमने किसी को कुछ स्टेप्स बताने हों कि आपने ये स्टेप करके ये कुछ करना है। सिंपल मैं आपको बताऊँ, कुकिंग के जैसे स्टेप है कि फ़र्स्ट आप ये ऐड करें, देन आप ये ऐड करें, नेक्स्ट प्रोसेस में ये ऐड करें। इस तरह से जो आप स्टेप्स बयान कर रहे हैं तो इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर। इंस्ट्रक्शंस देने हो, डिस्क्राइब प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस, या टेल स्टोरी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड विद दिस, देन दे डिड दिस एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू दिस साइड। तो इस तरह से आप स्टोरी में भी ये यूज़ करते हैं। ये आपके सीक्वेंस को, आपकी जो स्टोरी है, नरेशन है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस देती है, ऑर्गेनाइजेशन देती है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कहते हैं डिस्क्राइब एन एक्शन लाइक स्लीप, जंप, ड्रिंक। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि वर्ब, आप यहाँ एक्शन वर्ड को देख सकते हैं कि वर्ब को कहते हैं। कोई भी वर्ड जो कि वर्ब को शो करे, किसी एक्शन को शो करे, उसको कहते हैं एक्शन वर्ब। यानी स्लीप, जंप, राइट, ड्रिंक, क्राई, तो ये सारे किसी एक्शन को शो करें तो इनको कहते हैं एक्शन वर्ड। नेक्स्ट है स्पीच बबल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीच बबल कहते हैं एक्सप्रेस अ करेक्टर थ्रू राइटिंग इनसाइड इट। आपने इस तरह के करेक्टर देखे होंगे आपकी बुक्स में, टिट बिट जो होती है साइड पे, थिंकिंग ब्रेन, इस तरह से लिखा होता है, तो उसको कहते हैं स्पीच बबल। किसी जो कैरेक्टर है उसके थॉट्स को यानी एक्सप्लेन करना। आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा, जब कोई सोच रहा हो और सोच में वो क्या, यानी जहन में वो क्या बात सोच रहा हो, तो उसको साइड पे स्पीच बबल बन जाता है इस तरह का, और उसमें उसकी वो बात लिख दी जाती है। आपने बुक्स में साइड पर देखा होगा टिट बैट, और वहाँ पर ये होंगे, या डू यू नो, उसमें ये पॉइंट्स होते हैं, तो इसको कहते हैं स्पीच बबल्स। नेक्स्ट है डीप थोंग। डीप थोंग कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स, साउंड और लेटर। तो दो वॉवल्स जो है या साउंड या लेटर्स, उनको कहते हैं, उनके कम्बिनेशन को। यहाँ पर एग्जांपल है जैसे सॉइल है, प्लेन है, काउ है। दो वर्ड यहाँ पर होते हैं या दो वॉवल्स हो सकते हैं जो हमें साउंड सेम कर देते हैं, यानी सॉइल। अब सॉइल के अगर आपको स्पेलिंग पता ना हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पर एक ही वर्ड यूज़ हुआ है, ओ, और ये समझ, यानी मिलकर ये साउंड दे रहे हैं। प्लेन अगर आपको इसकी स्पेलिंग का पता ना हो तो हमें लगता है PLIN या PLAN है, तो AI भी सेम साउंड करें, यानी एक ही साउंड दे रहे हैं। देन काउ, इसका भी इसी तरह का सेम है, तो इसको कहते हैं डिप्थोंग। नेक्स्ट है एनाग्राम, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनाग्राम जो है a word made by rearranging letter of an other word like silent, जो है उसको listen and enlist। कोई भी वर्ड, उसको अगर हम उसकी स्पेलिंग को रीअरेंज करें, उसमें लेटर्स को रीअरेंज करें और वो कोई और वर्ड बना दें, यानी जिसका बिल्कुल अलग मीनिंग हो, जस्ट उसी लेटर्स को सिर्फ इसकी रीअरेंजमेंट चेंज कर दें, तो इसको कहते हैं एनाग्राम। साइलेंट के एनाग्राम क्या है, लिसन है, इंग्लिस्ट है। देखिए तीनों में सेम लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई जो है उसको इधर रखा है, एल को पहले कर दिया है, एस को बाद में कर दिया है, सिर्फ इनके जो लेटर्स हैं इनकी अरेंजमेंट। इन लिस्ट में देखें, ये जो है, जो यहाँ पर ई एल के बाद आ रहा था उसको सबसे पहले कर दिया है, एल जो है जो थर्ड नंबर पे आ रहा था उसको थर्ड नंबर पे रखा है,
टी एंड में आ रहा था, टी को वैसे रखा है, एस स्टार्ट में आ रहा था और स्टार्ट एस जो है सेकेंड लास्ट में रखा है। इसी तरह से लेटर्स को जस्ट चेंज किया है तो उनका मीनिंग बिल्कुल, उनका साउंड ना सिर्फ चेंज हुआ है बल्कि उनकी मीनिंग ही चेंज हो गई है, एक नया वर्ड बन गया है। इसको कहते हैं एनाग्राम। सो दिस थ्री आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है यहाँ पर इफेक्ट्स। इसके भी MCQs आ चुके हैं। PST के टेस्ट में मैंने खुद देखे थे। हाँ, अभी जो ईटा के टेस्ट हुए हैं तो इनको भी आप करें। FGI के टेस्ट में भी ये आते रहते हैं। याद रखें कि कोर्स जस्ट चेंज होता है FGI का। बाकी आप अगर कंपैरिजन करें पेपर्स के तो ग्रामर और ये वाले जो पोर्शंस है और बेसिक जो है, ये जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आप इनको सॉल्व करते रहें क्योंकि ये MCQs जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो इफेक्ट्स किसको कहते हैं? अ स्मॉल वर्ड यूज टू ऐड एंड इट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम ऐड करते हैं। अब ऐड कहाँ करना है वो इफेक्ट्स जो है वो स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आपने ये देखना है कि स्मॉल वर्ड है जिसको हम ऐड करते हैं तो वो उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देता है। अब ये दो तरह के हैं इफेक्ट्स, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। यहाँ पर आप वर्ड को ही देखिए, प्रीफिक्स यानी प्री पहले लगाना, इफेक्ट्स जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हैं, एंड सफिक्स जो किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं। तो प्रीफिक्स जो है यानी यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है बिगिनिंग, एंड सफिक्स एंड ऑफ वर्ड। तो इसमें डिसलाइक, रिकवर, लाइक कोई वर्ड है उसके स्टार्टिंग में हमने कोई एफिक्स लगाया है जो कि प्रीफिक्स है क्योंकि स्टार्ट में लगाया है। तो डिसलाइक, पहले था लाइक, लाइक का मतलब है किसी चीज़ का पसंद होना, किसी चीज़ का अच्छा लगना। डिसलाइक का मतलब है उसका नापसंद होना। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट प्रीफिक्स लगाने से उस वर्ड का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है रिकवर। वर्ड है कवर, कवर का मतलब है किसी चीज़ का कवर होना, ढांपना। रिकवर का मतलब है यानी दोबारा से उसको करना, री कहते हैं दोबारा, और प्रीफिक्स जो स्टार्ट में हमने लगा दिया तो ये वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया है बिल्कुल। रिकवर कहते हैं वापसी करना। तो पहले वर्ड जो था उसका मीनिंग कोई और था, जो प्रीफिक्स हमने स्टार्ट में लगाया है इससे इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है सफिक्स। अब लगाते हैं, एंड में लगाना होता है वर्ड के। स्पॉट एक वर्ड था, स्पॉट का मतलब है कोई जगह, स्पॉटलेस का मतलब है यानी वहाँ पर जगह ना होना। तो आप देख सकते हैं जब हमने सफिक्स लगाया है एंड में तो मीनिंग चेंज हो गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं दोस्त का होना, फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती होना। तो इस तरह से इसका मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज हो गया है जब हमने सफिक्स लगाया है। ये थे एफिक्स। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म। यहाँ पर था कि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, यहाँ पर है कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर्म आपको पता है टेंसेस में यूज़ होता है कि ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, यानी मौजूदा ज़माने की, प्रेजेंट, पास्ट की, कंटिन्यूस की या फ्यूचर की, किस ज़माने की बात हो रही है। तो ये फॉर्म एक वर्ड के लगाने से चेंज हो जाती है, एक लेटर के। तो किस वजह से उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। फॉर एग्जांपल वेयर एक वर्ड है, वेयर का मतलब है पहनना यानी किसी चीज़ को पहनना। ING ये है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। ये जब हमने लगा दिया एक लेटर या एक ग्रुप ऑफ लेटर तो वेयरिंग ये बिल्कुल फॉर्म ही इसकी चेंज हो गई। यहाँ था पहनना, वेयरिंग का मतलब है पहन रहा है। तो ये बिल्कुल इस वर्ड की जो है यानी कि फॉर्म चेंज हो गई है। गो का मतलब है जाना, गोस का मतलब है जाता है। तो ये भी इंडेफिनेट में चेंज हो गया है सिंपल से। नेक्स्ट है ईट और उसके बाद है ईट्स, एस लगा दिया है तो वो बिल्कुल, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं EN भी लगा सकते हैं, ईटन, वो बिल्कुल एक और ज़माना बन जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल को अब हम पढ़ते हैं। मॉडल कहते हैं वर्ड यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, आस्क परमिशन, एक्सप्रेस डाउट्स। डबल नहीं है, डाउट्स हैं। तो मॉडल कहते हैं वो वर्ड जो क्या चीज़ शो करते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी यानी वो हो रहा है, वो नहीं हो रहा, परमिशन आस्क करना या उसकी कोई भी एबिलिटी, काबिलियत,
या किसी चीज़ में शक ज़ाहिर करना। किस तरह के वर्ड? कैन, कुड, कांट, विल, वुड, इस तरह के जो वर्ड हैं ये मॉडल हैं, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये होगा इन फ्यूचर, वो कैपेबल है ये करने के लिए। तो इस तरह के वर्ड जो है वो मॉडल हैं। नेक्स्ट है सिलेबल्स। सिलेबल्स कहते हैं यूनिट ऑफ वर्ड कंटेनिंग वन वॉवल एंड वन आर मोर कॉन्सोनेंट। अ वर्ड कैन हैव वन आर मोर सिलेबल्स। सिलेबल्स अगर सिंपल से मैं आपको बताऊं तो एक ही वर्ड जो है यानी ग्रुप ऑफ लेटर जो है उसमें एक वॉवल का होना, एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट का होना, इसको कहते हैं सिलेबल्स। यहाँ पर देखें ये वर्ड है, बहुत मज़े के होते हैं सिलेबल्स, यानी बहुत इजीली इंसान इसके एमसीक्यूज़ कर लेता है। अगेन आपको बता दूँ इसके 2 एमसीक्यूज़ आए थे, एक ही टेस्ट में 2 एमसीक्यूज़ आए थे और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितना इंपॉर्टेंट है ये। बाकी टेस्टों में तो आए थे, पीएसटी का टेस्ट मुझे याद है इस बार जो हुआ था तो उसमें ये 2 एमसीक्यूज़ इसके आए थे एक ही साथ। तो एक्स, साइट, मेंट, यहाँ पर देखिए एक्स ये आया एक, साइट ये दूसरा सिलेबल एंड मेंट ये तीसरा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हमें पता चलेगा? जो सेम साउंड दे रहे हैं उन चीज़ों को आप लॉक करते जाएं। यहाँ पर देखिए कन्वर्सेशन है, हम जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? कन्वर्सेशन। देखिए 4 चीज़ों पे मैं रुकी हूँ, यहाँ मैंने चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन जो है 4 सिलेबल्स हैं इनमें। इस तरह के वहाँ पर डिफरेंट दिए होंगे और वो कहेंगे कि कौन सा वाला सिलेबल सही है, यानी इनके 3 सिलेबल सही हैं, 2 सही हैं या 1 सही है। नेक्स्ट है राइम्स। राइम्स जो है इसको कैसे हम करेंगे? रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड एट रेगुलर इंटरवल। पोइट्री में आपने देखा होगा कि हर दूसरा शेर जो है यानी कि हर दूसरा जो एक सेंटेंस है उसमें एंडिंग जो वर्ड है वो सेम राइम कर रहे हैं, यानी वो सेम रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहे हैं वो वर्ड्स, तो इसको कहते हैं राइम, यानी आखिरी जो वर्ड है उनके वो राइम कर रहे हैं, हम आवाज़ हैं एक तरह से। नेक्स्ट है इंटोनेशन। इंटोनेशन कहते हैं द वे अ पर्सन वॉइस रेजेज एंड फॉल इन स्पीच। जब कोई स्पीच करते हैं तो हम किसी लफ्ज़ पे ज़ोर देते हैं। आपने मेरे वे ऑफ टॉकिंग में भी देखा होगा, कुछ लफ्ज़ों पे मैं ज़ोर देती हूँ जिनका मैंने बताना हो, यानी यहाँ पर जैसे है ना, ऐसे हम कभी भी नहीं पढ़ते, कोई बात हम ऐसे नहीं करते। द वे अ पर्सन वॉइस रेज एंड फॉल, हम कहते हैं द वे अ पर्सन वॉइस रेज एंड फॉल। इन दोनों पे मैंने क्यों इतना एम्फेसाइज किया? क्योंकि ये एग्जैक्ट मीनिंग दे रहे हैं इस सेंटेंस की, इनके बगैर इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो मेरे साउंड की पिच में यानी इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, ये जो चेंज आ रही है इसको कहते हैं इंटोनेशन, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं लहजा। जो मेरा है यानी कि मैं बहुत तेज़ हो जाती हूँ पढ़ाते हुए, तो इस तरह से जो हम वॉइस को रेज करते हैं अप्स एंड डाउन किसी बात पे एम्फिसाइज करने के लिए, किसी स्पेशल वर्ड पे, ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो, इसको कहते हैं इंटोनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस किसको कहते हैं? वर्ड दैट लिंक टू सेंटेंसेस यानी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस उन वर्ड्स को कहते हैं जो 2 सेंटेंसेस के पार्ट, यानी एक ही सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, उनको मिलाने के काम आते हों। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, तो ये कोई सेंटेंस हमने करना हो, यानी किसी चीज़ को हमने डेफिनेशन हम कर ले और उसके बाद हम कहते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइक दैट, तो हमने उसी का एग्जांपल दे दिया, तो 2 वर्ड्स यहाँ पर लगाकर हमने उसको लिंक कर दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। नेक्स्ट वर्ड है जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स कौन कौन से वर्ड होते हैं? बट, एंड, आर, बिकॉज, सो, एक्सेट्रा, इनको कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। ये शॉर्टली आप इनको कहते हैं इंटरजेक्शन नहीं, कंजंक्शन, यानी कि 2 को मिला रहे हैं, बट, एंड, आर, बिकॉज, इनको कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं वो वर्ड जो क्वेश्चन राइज करें, यानी हु, वेयर, हाउ, इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो आई थिंक ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये जो है ग्रामर जो है रिवीजन हम कर रहे हैं, ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, खैर अभी काफ़ी सारा रहता है। तो आप मुझे बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपको हेल्पफुल रही है? तो इसका मैं पार्ट B बनाऊंगी ताकि उसमें सारा मैं कवर करूं।
अगर नहीं तो ये वीडियो यहीं पर फिर मैं स्टॉप करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा है, स्टेमिना भी ले रहे हैं और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग की प्रिपरेशन हो रहे हो डिस्पाइट ऑफ माय बिजी शेड्यूल, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे 2-3 वर्क कर रही हूँ। तो फिर भी आप मुझे बताएं, अपनी सजेशन दें कमेंट सेक्शन में। सो आज तक के लिए ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ग्रुप्स में आप शेयर करें, जिन्होंने प्रिपरेशन करनी हो उनको बताएं। तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।